हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 जिसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे यात्रियों के नज़रिए से। तो उसमें हम 3 प्रमुख यात्रियों की बात कर रहे थे, खास करके अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर। तो यहाँ पर अभी इब्न बतूता के द्वारा एक बाज़ार में, जो कि दौलताबाद के बाज़ार का एक अंश दिया जा रहा है, वहाँ पर बाज़ार में संगीत के बारे में बताया गया है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाज़ार है जिसे ताराबाद कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखें, क्या बोलते हैं इसे? ताराबाद। यह सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के बीच में एक झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के बीच में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके सामने आकर के सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नाचती हैं, और जिसके बाद वे चले जाते हैं। इस बाज़ार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाज़ार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थीं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। तो यहाँ यही पूछा गया है कि इस पूरे के पूरे विवरण को सुनने के बाद आप ये बताइए कि जो इब्न बतूता ने किन किन गतिविधियों को ये जो गतिविधियाँ हैं इनको रेखांकित क्यों किया है। तो इसके बारे में आप कुछ भी बात कर सकते हैं, जैसे कि इब्न बतूता ने एकदम ऐसे बताया है कि उस समय क्या होता था और यहाँ पर उस समय के शासक उस चीज़ को कैसे मानते थे, ये सब बातें बताई हैं उसने। संचार की एक अनूठी प्रणाली। तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उस समय के जो शासक थे वो विशेष उपाय किया करते थे। लगभग जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उन पर सराय क्या होती हैं, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होती है पूरी, और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देख करके बहुत चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना भी संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो सका। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। तो उस समय की जो डाक प्रणाली है उसके बारे में भी जिक्र किया है इब्न बतूता ने कि वहाँ के जो गुप्तचर थे वो किस तरीके से डाक प्रणाली को चलाते थे। डाक प्रणाली का विवरण इब्न बतूता ने कैसे किया है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा गया है। तो क्वेश्चन आपका आता है कि उलुक क्या है, तो अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है, और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग काम आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियाँ लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो वह एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, और यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, और इसका प्रयोग खास करके खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। तो आपने समझ लिया कि डाक व्यवस्था कैसे होती है। जो दावा बोला गया है कि प्रति मील में जो 3 जगह, 1 मील को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, और शुरुआत का जो बंदा है जो लेके चलेगा, एक हाथ में तो उसके हाथ में वो डाक होगी और दूसरे हाथ में घंटियाँ होंगी, और वो एक को दूसरा, दूसरे को तीसरे, ऐसे लास्ट तक जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। सन 1440 में अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा के वृत्तांत
में एक रोचक बातें लिखी हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो उनका क्या बोलना है कि एक और केरल में कालीकट, जो कि अभी कोझिकोड नाम से फेमस है, बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में यानी कि कुछ समय के बाद अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार यानी कि मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी और आदमकद थी। इनकी दोनों आँखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। तो जो अब्दुल रज्जाक ने भारत देश के बारे में ये जो बातें कही हैं कि एक विचित्र देश है, एक तरफ तो मुझे कोझिकोड के तट पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा और दूसरी तरफ मंगलौर में जो मंदिर है उसको देख करके उसने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। अभी बात करेंगे वर्नियर के बारे में। वर्नियर और अपविकसित पूर्व। जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन की वजह से प्रभावित किया और उत्सुक किया, वहीं वर्नियर एक अलग तरीके का बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना और भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वही परिस्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, यानी कि जो परिस्थितियाँ यहाँ पर खराब थीं उनको उसने ज़्यादा तुलना की यूरोप से और फ्रांस से। उसका विचार नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर ने एक ग्रंथ लिखा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। याद रखिए इसको कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? फ्रांसवा बर्नियर ने। उस ग्रंथ में उसने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए काफ़ी ख्याति पाई है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह लगातार मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, खास करके यूरोप की श्रेष्ठता को वह रेखांकित करता रहा। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार जो कि बताते हैं कि भारत यूरोप से एकदम अपोजिट है। उसने जो भी विभिन्नताएं यहाँ पर महसूस की उन्हें भी उसने स्टेप वाइज एक क्रम से बताया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। तो उसने एक तरीके से अपने मन में यह भ्रांति पाल रखी थी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर कमज़ोर हैं उन्हीं चीज़ों की तुलना करना और यूरोप के लोगों के मन में ये बातें डालना अपने लिखाई के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा, कि भारत पश्चिमी दुनिया से नीचे दर्जे का है। उसी तरीके का एक वृत्तांत मिलता है, जैसे कि बर्नियर भारत और यूरोप की हर एक बात का आपस में तुलना करता था, तो उसी तरीके से उस समय भारत में जो ज़मीन थी उसका जो मालिकाना हक था वो मुग़ल साम्राज्य के पास था, ना कि किसानों के पास। जबकि यूरोप में क्या था कि प्रत्येक किसान के पास अपनी ज़मीन थी। तो बर्नियर ने भारत और यूरोप के बीच में मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव भी पाया। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, यानी कि वह मानता था कि जो मालिक ज़मीन का वो खुद होना चाहिए, किसान। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना। बर्नियर का मानना था अगर ज़मीन पर राज्य का हक है, राज्य की मालिकाना हक है, तो यह राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उस समय मुग़ल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और वो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जो कि अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन ओनली सिर्फ बर्नियर ने ही नहीं किया है, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो भी यात्री आए थे उन्होंने भी यही बातें लिखी थी। बर्नियर का मानना था कि अगर भूमि जो खेती करने वाला किसान है वो अपनी ज़मीन अपने बच्चों को नहीं दे सकता है और जबकि वो उसका मालिक ही नहीं है, तो वो उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में
या फिर उसमें जो बढ़ोतरी कर सके उसके बारे में पहले से ही सोचने के प्रति या जो निवेश करने के प्रति हमेशा उदासीन रहेगा। एक और वृत्तांत मिलता है एक डच यात्री जो कि 17वीं सदी में जिन्होंने यात्रा की थी, पेलसर्ट नाम है जिनका। तो पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देख करके अचंभित था। लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर और कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित या फिर ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। तो ऊपर के आपने जो वृत्तांत अभी पढ़े जिनमें कि बताया गया था, जैसा कि वर्नियर ने भी बोला था कि जो भू मालिक है वो किसान खुद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका मानना था कि निजी भूमि स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि उस समय यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में हो रहा था कि ज़मीन जब खुद की होती थी तो ज़मीन में अच्छा निवेश करना, आगे फ्यूचर में अच्छी उपज पैदा करना, तो ये सब कुछ होने से भारत में रोका गया, जो कि भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते। और इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के, क्योंकि शासक वर्ग के पास तो उस समय पूरी की पूरी भूमि का मालिकाना हक था। अभी एक और वृत्तांत है जो कि बर्नियर ने ग्रामीण अंचल, एक गांव का एरिया है, वहाँ पर कृषकों के विषय में दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या फिर बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से बहुत सारे श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता था। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का काम करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बर्नियर ने ये वाला वृत्तांत क्यों लिखा था अपने ग्रंथ में? क्योंकि उस समय यूरोप में भी कुछ ऐसा वर्ग था जो ये चाहता था कि ज़मीन का जो हक है वो राज्य सरकार के पास जाए, निजी स्वामित्व में ना रहे। तो बर्नियर अपने यहाँ के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे या चेतावनी देना चाहते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप लोगों की भी स्थिति यही होगी जो उस समय भारत में थी, कि लोगों को अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बच्चों को उठा करके ले जाते थे, उन्हें दास बना देते थे और लोगों को मजबूरी बस या तो गांव छोड़ना पड़ता था या फिर ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता था। इसी के विस्तार के रूप में वर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है। वर्नियर का क्या कहना है कि जो भारतीय समाज है वो दरिद्र लोगों का एक जन समूह है और कुछ नहीं है। जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि बहुत कम संख्या में होते थे शासक वर्ग, उनके द्वारा अधीन बनाया जाता है समूह। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, या तो बहुत गरीब हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमीर हैं। बर्नियर ने एक चेतावनी देते हुए यूरोप के शासकों को लिखा कि उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए हैं, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध और इतने सुशिष्ट और फल फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर सरकार के अंडर में ज़मीन आ जाती है तो जिस तरीके से अभी उनके राज्य इतने समृद्ध हैं, फले फूले हैं, वैसे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो भारत की स्थिति देख चुका है। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान और निर्जन स्थान के भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया, यानी कि मुग़ल शासक।
हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे और विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियों या फिर घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। तो कहने का मतलब है, उसने ये कहने की कोशिश की है कि अगर मुग़ल शासकों की तरह ढांचा बनाया गया या मुग़ल ढांचे का अनुसरण किया गया यूरोप में भी, तो जो आज भारत की स्थिति है वो सब हो जाएगी। जैसी अभी वहाँ पर स्थिति है अच्छी, वैसी नहीं रह जाएगी। तो ऊपर का जो वृत्तांत मैंने अभी बताया उसके अनुसार बर्नियर ने जो मुग़ल साम्राज्य है और मुग़ल साम्राज्य के जो राजा हैं उनको भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा बताया। इसके शहर और नगर विनष्ट और ख़राब हवा से दूषित थे और इनके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए थे, और उसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। अगर किसानों को अपनी अपनी भूमि का मालिक बना दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि यह भी सरकारी मुग़ल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है, एक भी सरकारी मुग़ल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। अगर उदाहरण लिया जाए, 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। तो ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था और ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। तो जो उपज पर लगने वाला कर था उसे यूरोपीय यात्री क्या है, लगान मानते थे। बर्नियर के विवरण को अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया है बर्नियर के विवरणों ने। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उनके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार एशिया यानी कि प्राचीन जो पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में, एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। और इस तर्क का आधार क्या था कि सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था और निजी संपत्ति अस्तित्व में थी ही नहीं। और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स ने क्या तर्क दिया कि भारत और अन्य एशियाई देश, उनमें उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। यानी कि उन्होंने भी इस बात को मजबूत किया है कि पहले जो राज्य था वो ही पूरी की पूरी भूमि का मालिक होता था, और उसी वजह से एक ऐसे समाज की उत्पत्ति हुई है जो बड़ी संख्या में स्वायत्त और समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था, यानी खुद को अधिकार चाहते थे। और इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। तो कार्ल मार्क्स ने भी जो बातें पुरानी पहले बोली गई हैं उनका ही समर्थन करते हुए ये बात कही थी। लेकिन जैसा कि ग्रामीण समाज का ये चित्रण किया गया है वह सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में अगर देखा जाए तो चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक अंतर था। ग्रामीण समाज में एक और तो बड़े जमींदार थे, लेकिन ये बात कहाँ कही है, ऊपर जो कार्ल मार्क्स ने बोला था ना कि जो उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में और पूरे एशिया के सभी देशों में जो ग्रामीण लोग थे उन पर और ज़मीनों पर किसका, राज्य का हक हुआ करता था। और यहाँ पर क्या लिखा है कि बड़ी संख्या में स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र, स्वायत्त और समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। समतावादी में सभी में समानता थी और इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। लेकिन एक तरफ क्या दूसरी बात कही जाएगी, आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 8 में कि उन ग्रामीण जो परिवेश था उसमें भी बहुत अंतर था। उसमें क्या अंतर था, उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके का अंतर था, क्योंकि उन्हीं गाँव में एक और तो बड़े जमींदार रहते थे जो कि ज़मीनों पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य थे। अस्पृश्य मीन्स अछूत, भूमि विहीन श्रमिक, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन दिन भर काम करते थे वो ज़मीन के लिए, तो वो भी इसी गांव में रहते थे
और ज़मींदार भी उसी गांव में, तो उन दोनों में समानता नहीं थी, बहुत अंतर था। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में लगा रहता था, और उसके साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही जीने के लायक उत्पादन कर पाते थे। तो इस तरीके का ग्रामीण परिवेश हुआ करता था, कहीं भी कोई समानता नहीं थी। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, यानी कि जो बर्नियर ने जो विवरण दिया है उसके अनुसार मुगल राज्य को, उनके अंदर एक तन्मयता थी कि मुगल राज्य निरंकुश है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। मुनाफे का अधिग्रहण मीन्स उस पर जो टैक्स इतना सारा डाला गया था शिल्पकार वगैरह पे, कि वो अपने जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी थी या जो भी कोई कैसे भी करके वो अपने उत्पाद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, उनके पास ऐसा पीछे से एक सपोर्ट नहीं था। इसीलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था, यानी कि धीरे धीरे उसमें लॉस हो रहा था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थीं, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। भारत में सोना और चांदी बहुत ज़्यादा था, वो बाहर जाता था, और दूसरी जो धातुएं थीं उनसे बनी हुई चीज़ें भारत में आती थीं। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यानी कि उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि भारत में एक ऐसा भी व्यापारी वर्ग, एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय था जो लंबी दूरी का जो विनिमय होता था, जैसे भारत से यूरोप या भारत से चीन कोई भी सामान आ रहा है जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को भी उसने बताया है कि वो लोग भी समृद्ध हुआ करते थे। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के जो वृत्तांत हैं उन्हीं में से एक उदाहरण को लिया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया कि कृषि और शिल्प उत्पादन दोनों के बारे में बताया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है, जैसे कि बंगाल का विशाल राज्य जो कि मिस्र से न केवल चावल, मकई और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती हैं, जैसे कि रेशम, कपास और नील, वो सब बंगाल में हो जाती है। यानी कि बंगाल और मिस्र की अगर कल्पना की जाए तो बंगाल बहुत आगे है मिस्र से। और भारत में बहुत सारे ऐसे भाग भी हैं जहाँ पर जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, जहाँ एक तरफ शिल्पकार जो कि हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों और विभिन्न प्रकार के रेशम और सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश से निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। तो ये सब बातें उसने एक उदाहरण में दी हैं कि भारत का जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है वो एक अलग तरीके का है। ये एक चित्र आप देख सकते हैं, मुगल कालीन समय की एक चम्मच है जो कि सोने की है और इसमें पन्ना और मणिक लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नमूना है कि मुगल कालीन समय में जो शिल्पकार थे उनकी एक रचना का, आकृति का। राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उसके अनुसार कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना या शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक रूम में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं, और एक दूसरे रूम में सुनारों को आप देख सकते हैं, और तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पाँचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी और जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी और महीन मलमल का काम करने वाले। इस तरीके से अलग अलग रूमों में अलग अलग लोग लगे हुए हैं। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज़ सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन काम करते रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ है। तो ये जो विवरण दिया है वो दिया है एक कारखाने का बर्नियर ने।
17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। और इतने पर भी वर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा करते थे। यानी कि जब 17वीं शताब्दी की बात है, उस समय भारत में टोटल जनसंख्या का लगभग 15% कहाँ रहता था? नगरों में। और उसी टाइम पर जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर इतने परसेंटेज लोग नगरों में नहीं रहते थे। लेकिन फिर भी जब तुलना करता है वर्नियर, तो वर्नियर का कहना है कि जो मुगलकालीन जो शहर हैं वो शिविर नगर है, यानी कि वहाँ पर कम लोग हैं। उससे उनका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से विनाश की ओर चले जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और यह राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही वर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक और बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। यानी कि जो एक व्यावसायिक संस्था थी उनके द्वारा जो एरिया जो संगठित रहता था, तो ऐसे समूहों को महाजन बोला जाता था और उनके मुखिया को बोला जाता था सेठ। और अहमदाबाद जैसे जो शहर थे, उस शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का जो सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, तो उन सभी सेठों के मुखिया को बोला जाता था नगर सेठ। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम या फिर वैद्य बोल सकते हैं आप, अध्यापक जैसे पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता यानी कि वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक, ये सभी सम्मिलित हुआ करते थे। जहाँ कहीं राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, यानी कि उनमें से कोई लोग तो राजकीय जो हेल्प थी उस पर ही डिपेंड करते थे और कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में आम लोगों की सेवा के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। वीडियो के दोस्तों इस पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वहाँ पर हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। उस समय महिलाओं की दशा क्या थी, दासियाँ, सती और श्रमिक क्या क्या काम थे उनके, तो वो सब भी हम अगले चैप्टर यानी कि लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो यह चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का इतिहास का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और उन्हें शेयर कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।